नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में आज नया अध्याय शुरू करेंगे संसदीय अधिनियम। तो चलिए शुरू करते हैं। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 1954 वर्ष 1954 में अधिनियमित एवं तथा सर्वप्रथम 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था। देखिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम आया था, ये आया था 1954 में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और 1 जून 1955 में ये प्रभावी हुआ। ये ध्यान रखेंगे। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम कब आया? 1954 में। और प्रभावी कब हुआ? 1955 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय संक्षिप्तता विचारणीय होते हैं। ठीक है, तो सिविल अधिकार संरक्षण कब आया? 1955 में। ठीक है, आगे देखेंगे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा होता है। तो जो अपराध का विचारण होता है वो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तथा महानगरों के मामले में जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। ये 1955 का जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया उसके अंतर्गत है। ये ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। ये ध्यान रखेंगे। जो घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण अधिनियम आया था वो 2005 में आया था और लागू कब से हुआ? 2006 से लागू हुआ है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित हुआ था। जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था वो आया था 1871 में। ये ध्यान रखेंगे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब आया? 1871 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में आया गया है। ये ध्यान रखेंगे। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आया वो 1989 में आया, 1989 90 में, सॉरी। ठीक है, और 1990 से लागू हुआ। आगे देखेंगे। वर्ष जो 2016 के संशोधन अधिनियम में इसमें किए गए संशोधन 26 जनवरी 2016 से प्रभावी है। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 के उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। सरकार के पास है इसके अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति। आगे देखेंगे। यह अधिनियम संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। ठीक है, यानी गिरफ्तारी हो जाएगी तो जमानत नहीं होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक से नीचे रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। जो पुलिस उपाधीक्षक है उससे नीचे रैंक के द्वारा जो है इस अपराध का अन्वेषण नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का उद्देश्य शीघ्र विचारण है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। बिल्कुल सही बात है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ। ठीक है, देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? 1955 में। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया 1956 में। और सती अधिनियम यानी सती निरोध अधिनियम जो आया 1987 में लागू हुआ है। ये ध्यान रखेंगे, 1987 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। ये ध्यान रखेंगे। ऐसा अधिकार है, विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रदत्त भाषण एवं अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में निहित माना है।
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना है, ठीक है? ये है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल मूलतः 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो जो केंद्रीय सूचना आयुक्त होता है, केंद्रीय सूचना आयुक्त, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा या 65 वर्ष। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उक्त अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो सूचना के अधिकार के अधिनियम 2019 के तहत ये रखा गया है, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का जो कार्यकाल होगा, वो कौन रखेगा? केंद्र सरकार रखेगी। ये ध्यान रखें। आगे देखेंगे। तदनुसार केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में अधिसूचित सूचना का अधिकार नियम 2019 के तहत इसे 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। अब जो है 2019 के से जो है कि कितना कर देगा, 3 वर्ष या 65 वर्ष। इसके अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का वही वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी जैसा केंद्र सरकार निर्धारित करेगा। वेतन भत्ते भी केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का गठन किया गया है। पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना है। जो पंचायत अधिनियम आया था 1996 में, उसका उद्देश्य क्या था? जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे स्वशासन स्थापित करना है, पंचायत स्थापित करना है, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके उस क्षेत्र की, तथा जनजातीय लोगों का शोषण से मुक्त किया जा सके। यह इसलिए आया था पंचायत अधिनियम 1996। ये अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए। ये हमने व्याख्या देखी। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ? तो खाद्य मिलावट अधिनियम प्रथम बार आया था 1954 में। ठीक है, और लागू हुआ 1955 से। ये ध्यान रखेंगे। बी राइट आंसर होगा 1954 से। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं कैसे होते हैं? संज्ञेय और संक्षिप्तः विचारणीय होते हैं। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया 1955, उसके अधीन जितने भी अपराध होंगे, दंडनीय अपराध, वो संज्ञेय होंगे और संक्षिप्तः विचारणीय होंगे। ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय एवं संक्षिप्तः विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगरों में के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो प्रथम श्रेणी में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 4, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध कैसे होते हैं? संज्ञेय होते हैं और संक्षिप्तः विचारणीय होते हैं। प्रश्न संख्या 5, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध कैसे होते हैं? संज्ञेय और कारावास और तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय होते हैं। तो ए और डी सही। प्रश्न संख्या 6, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तो वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? तो धारा 5 के अंतर्गत वो दंडनीय होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता यानी छुआछूत के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत वह व्यक्ति दंडनीय होगा। धारा 5 के अंतर्गत। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 7,
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? 10 क में, ठीक है? आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8। देखिए सारे एमपीपीसीएस में आए हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, ठीक है? 1955 वाला जो है। अगला है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार संपूर्ण भारत में, फिर से वही क्वेश्चन है। ये राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? धारा 14। प्रश्न संख्या 11 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा को कौन उत्तरदायी होता है? निदेशक, प्रबंधक या सचिव या उपरोक्त सभी? तो सभी जो है दंडनीय होंगे, ठीक है? आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है, जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हो? ठीक है, ये देखिए एमपीपीसीएस, ये राइट आंसर होगा। जब एससी से संबंधित हो, अनुसूचित जाति से। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? धारा 14 के में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया, बिल्कुल सही है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया 1956 में। 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, ये गलत होगा। ठीक है, 73 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का आया था, ठीक है। और सती निरोध अधिनियम आया 1987 में। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम आया 1955 में, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया 1956 में, और सती निरोधक अधिनियम आया 1987 में, 1987। यहाँ पे देखिए शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण 73वें नहीं, यहाँ पे 74वें संविधान संशोधन में किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये तो ग्राम पंचायतों से संबंधित 73वां। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। भारतीय शस्त्र अधिनियम ये आया 1878 में, 1878 में। ठीक है। शाही पद अधिनियम 1876 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया 1861 में। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम आया 1869 में। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 2143 2 1 4 3। ठीक है। ठीक है, तो भारतीय शस्त्र अधिनियम आया 1878 में, और शाही पद अधिनियम आया 1876 में, और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया 1861 में, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम आया था 1869 में। डी राइट आंसर होगा, 2143। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। प्रश्न संख्या 18 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण के लिए अधिनियम जो लागू हुआ वो कब लागू हुआ, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। 2006 में लागू हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 में। ध्यान रखेंगे, 2006 में। 2005 में आया था, 2006 में लागू हुआ है। प्रश्न संख्या 19 निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है?
मीशा सामाजिक अधिनियम नहीं है, तो ए राइट आंसर होगा। एंटी डॉरी एक्ट यानी दहेज वाला है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये भी सामाजिक या सिविल राइट्स की बात की जा रही है। और प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक, यानी इमोरल ट्रैफिक मतलब व्यक्तियों की खरीद फरोख्त करना, यानी बेचना व्यक्ति को, तो इमोरल ट्रैफिक एक्ट बोलते हैं। ये तीनों जो है सामाजिक से संबंधित है, लेकिन मीशा नहीं है। मीशा क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है नामक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1971 में बना था, 1977 में निरस्त कर दिया गया। तो मीशा जो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित था, अब ये नष्ट कर दिया, खत्म हो चुका है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, क्रिमिनल क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियम हुआ था? तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था 1871 में, ये ध्यान रखेंगे। ट्राइब्स यानी जातियों से संबंधित एक्ट जो है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो आया था वो 1871 में आया था। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 से अधिनियमित हुआ था। प्रश्न संख्या 22, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से प्रवृत्त हुआ, यानी 1989 में आया था, और लागू कब से हुआ है? 30 जनवरी 1990 से, ये ध्यान रखेंगे। 1990 से लागू हुआ है। प्रश्न संख्या 23, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया है? ये कहा जा रहा है कि एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू होता? 1989 में, 1989 में। प्रश्न संख्या 24, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं थी? ये बोला। 23 धाराएं थी। जी। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 25, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ किसे या किन्हें प्राप्त हैं? ठीक है। यहाँ पे जो बोला गया है, इस अधिनियम के तहत जो उद्देश्य हैं, वो क्रियान्वित करने के लिए कानून बनने हैं, वो शक्तियाँ किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार इस संबंध में जो है कानून बना सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत। प्रश्न संख्या 26, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार की बात की गई है? तो ये है 2 ख ग में। सारे एमपीपीएस से संबंधित है, क्योंकि वहीं ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति पाई जाती है। ठीक है। ये प्रश्न संख्या 27, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किस लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है 1 वर्ष का? वही क्वेश्चन थी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है, शीघ्र विचारण करके। ध्यान रखें। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 31, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। ये बोला गया है कि इसमें तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो यहीं रखते हैं। धन्यवाद।